हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे जी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को। ये भी आपने याद रखना है। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टेक इनटू अकाउंट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, हमारे देश की, हमारी स्टेट की कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है जो, तो ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो कहते हैं कि उसमें एनवायरनमेंट भी ऐड करो, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट भी। एनवायरनमेंट को कितना हमने साउंड बनाया उसको ऐड करो, जहां एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया उसको माइनस करो, ताकि सिर्फ पैसे की टर्म पे हम अपनी वृद्धि, अपनी डेवलपमेंट ना, अपना विकास ना कैलकुलेट करें। ठीक, तो कौन सा स्टेट बना पहला जिसने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट भी ऐड किया? वो है उत्तराखंड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? जून 5 को। आगे है जी बॉर्न चैलेंज। ये क्या चैलेंज है? इट इज ए ग्लोबल एफर्ट। विश्व स्तर पर सब मिलकर एफर्ट करेंगे, किसके लिए? टू ब्रिंग द वर्ल्ड्स डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन। तो विश्व की ऐसी जमीन जहां से आपने पेड़ पौधे काट दिए हैं, फॉरेस्ट काट दिए हैं, वो लैंड डिग्रेड हो चुकी है, उसको क्या करना है? रिस्टोर करना है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, बोन चैलेंज किससे रिलेटेड है? डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए। एट द UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो ये इनकी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशन होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जो इनके मेंबर्स हैं COP, ठीक, 2015 इन पेरिस। इंडिया आल्सो ज्वाइंट द वॉलंटरी बॉर्न चैलेंज प्लेज। तो 2015 में जब पेरिस में मीटिंग हुई थी तब इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी, मतलब इंडिया इसका भागीदार है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या इंडिया इसको ज्वाइन किया है या नहीं किया है? तो आपने पता क्या करना है कि जिसको इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया ना, उनको ज्यादा फोकस देकर याद करना है, ताकि एग्जाम में आप मन में मान लो कि भाई साहब इन 6-7 को छोड़कर बाकी सब में इंडिया ने ज्वाइन किया है। ऐसा इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। आगे है जी लीफ कोalition। लीफ फुल फॉर्म है इसकी लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। ठीक है जी, में हमने जो अपना एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, वो कम करना है। ठीक, कैसे? फॉरेस्ट फाइनेंस, फॉरेस्ट के ऊपर पैसा लगाकर, पैसा लगाना है ताकि अधिक से अधिक फॉरेस्ट, जंगल लगाए जाए। ये कीवर्ड आपने याद कर लेना है, फॉरेस्ट फाइनेंस। कोalition एम्स टू मोबिलाइज, ये बेसिकली कोalition है अलग अलग देशों का। क्या करेंगे जी? मोबिलाइज करना है, पैसा इकट्ठा करना है, एटलीस्ट $1 बिलियन, $1 बिलियन इकट्ठा करना है इन फाइनेंस टू सपोर्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले देश हैं, तो वहां पर फॉरेस्ट अधिक होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना है। टू मूव रैपिडली टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। तो क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन अधिक हो रहा है। इन सब चीजों को कम करने के लिए आपने फॉरेस्ट लगाने हैं। तो फॉरेस्ट के लिए क्या करना है? फाइनेंस जुटाना है। लीफ एफ उठा लो, एफ का मतलब फॉरेस्ट के लिए फाइनेंस। ठीक है जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। लीफ कोalition किसके ऊपर फोकस्ड है? बोन चैलेंज किसके ऊपर फोकस्ड है? ऐसे लॉन्च्ड बाय एन इनिशियल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स। पहले 3 देशों ने इसको लॉन्च किया था, नॉर्वे, यूके एंड यूएस ने, एंड लीडिंग कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर ने भी साथ दिया था, जैसे अमेजॉन, नेस्ले एक्सेट्रा, टू मोबिलाइज फाइनेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो शुरुआती दौर में कुछ गवर्नमेंट और कुछ कंपनियों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। ठीक है जी, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स। देखो, कंपनियां भी हैं, सरकारें भी हैं, तो पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
दैट सपोर्ट कंट्रीज इन अचीविंग देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। हमने ये पढ़ा कि हर कंट्री ने, जनरली कंट्रीज ने क्या किया है, देशों ने क्या किया है, अपने नेशनल लेवल पर कहते हैं कि हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एंड रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मैकेनिज्म REDD+। ठीक है जी, फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो रहे हैं, डिफॉरेस्ट हो रहे हैं, तो उससे भी एमिशन को रोकना है। तो REDD+ मैकेनिज्म है ये अलग से हमने पढ़ा है, आगे आएगा फिर पढ़ लेंगे। तो आपने इन सब चीजों के लिए पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप है जी। यदि आपको याद करने की जरूरत नहीं है पहले कौन से 3 देश थे, इतना नहीं जाना डीप आपने। आगे है जी सी स्नॉट आउटब्रेक, मतलब समुद्र में क्या है, कुछ जैसे कुछ टूट कर आ गया, इन कुछ चीज मात्रा बढ़ गई। स्लिमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज। स्लज क्या होता है, गारा हो गया, कीचड़ हो गया, पंजाबी में गारा कहते हैं, हिंदी में कीचड़ कहते हैं, चिक्कड़ कह देते हैं पंजाबी में, कीचड़, ठीक है ना, स्लज जो घरों से निकलने वाला कीचड़ है, ठीक, सीवेज वगैरह। तो अब वो क्या है, समुद्र में एंटर हो गया बहुत ज्यादा। ग्रे या ग्रीन कलर का स्लज दैट फ्लोट्स अप ऑन द सरफेस ऑफ सीज, समुद्र के ऊपर ऐसे तैर रहा है, विच कैन कॉज डैमेज टू मरीन इकोसिस्टम, मतलब कीचड़ काफी समुद्र में ऐड कर दिया, स्लज वेस्ट ये सारा काफी समुद्र में ऐड हो गया, तो इसने ऊपर ऊपर समुद्र के परत बना ली, तो इनका कलर दिखने में ग्रे या ग्रीन होता है। ये बात हो गई। इट इज ए मरीन म्यूकुलेस, बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे जब हमको जुकाम होता है तो नाक में से रेशा बहता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, तो उसी प्रकार का ये लिक्विड सा होता है, मरीन समुद्र में पाया जाने वाला लिक्विड है। फॉर्म्ड व्हेन, कब बनता है, देखो ध्यान से देखें, स्लज सिंपल ये कीचड़ नहीं है, जब हमने कुछ वेस्ट ऐड किया, प्रोसेस समझ ले फिर आपको ज्यादा समझ लगेगी। फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, तो समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी है, आपने उसको कितने न्यूट्रिएंट दे दिए, न्यूट्रिएंट कहां से आए, हमारा जो वेस्ट है, जो वेस्ट जब गया सिस्टम में उसमें न्यूट्रिएंट ऐड हो गए। ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, पानी को हमने पोल्यूशन कर दिया, पोल्यूट कर दिया, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, उस न्यूट्रिएंट्स ने क्या कर दिया, एल्गी को काफी ज्यादा बढ़ावा दे दिया। ठीक है जी, इसके साथ साथ कंबाइंड विद इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये और बढ़ रहा है। ठीक है जी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 करके क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है, इट कुड एंड अप पॉइजनिंग ऑल एक्वेटिक लाइफ, तो वो पूरे एरिया को क्या कर देता है, जहरीला बना देता है। जहरीला मतलब कि वहां पर लाइफ ऑफ सर्वाइव करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। टर्किश सी ऑफ मरमरा, ये है एक बात है, फिर तुर्की के पास है सी ऑफ मरमरा। ठीक है जी, सी ऑफ मरमरा, अब ये मैंने नहीं बताना, ये आपने गूगल पर देखना है, सी ऑफ मरमरा देखना है, उसके आसपास वाले दूसरे सी देखने हैं, कौन किसको टच करता है, ये आपने जरूर देखना, ये मैप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दैट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द एजियन सी, उसकी एक तरफ एजियन सी है, दूसरी तरफ क्या है, ब्लैक सी है। हैज विटनेस्ड द लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ सी स्नोट, तो उसमें काफी सी स्नोट पाया गया है। इस सी स्नोट आउटब्रेक वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन टर्की इन 2007, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला है, इससे पहले भी 2007 में ऐसा इंसिडेंट देखा गया है। तो आपने क्या करना है, इसका कंसेप्ट समझ लेना है और साथ साथ मैप वाले क्वेश्चन के लिए ये वाले एरिया को गूगल कर लेना है। आगे है जी वर्ल्ड्स 5th ओशियन, हमारे 4 महासागर माने जाते हैं, तो अब ये बात आ रही है कि 5वां ओशियन भी है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन इसने क्या किया है, हैज रिकॉग्नाइज्ड साउदर्न ओशियन, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, हाँ भी एक साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर भी है, एज वर्ल्ड्स 5th ओशियन, जो कि संसार का 5वां महासागर है। होपिंग अदर्स विल सून फॉलो सूट, ये भी एक बात है कि सिर्फ ये नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने कहा है, उसने रिकॉग्नाइज किया है, तो वर्ल्ड लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको रिकॉग्नाइज करेगी आने वाले टाइम पर। अदर 4 ओशियंस आर, कौन कौन से पहले 4 है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ओके जी, इट इज ओनली ओशियन टू टच 3 अदर ओशियंस, ये एक इकलौता ओशियन होगा जो 3 और ओशियंस को टच करेगा, एंड कंप्लीटली एम्ब्रास ए कॉन्टिनेंट रादर देन बीइंग एम्ब्रास्ड बाय देम।
ठीक है, ये देखो आमतौर पर समुद्र में क्या होता है, उसके आसपास में क्या होते हैं, जमीन होती है, कॉन्टिनेंट होते हैं, पर ये एक ऐसा समुद्र होगा जो क्या है, एक कॉन्टिनेंट को घेर लेगा। बेसिकली आपने इसकी फोटो देखनी है गूगल पर, इसके ना साउथर्न पोल है जो हमारा बर्फ वाला, तो उसके इर्द गिर्द वाला जो पानी है उसको कह रहे हैं पांचवा ओशियन। ठीक है जी। नॉर्दर्न लिमिट इसका क्या है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आप जरा आप मन में इमेजिन करना, साउथ पोल है ना जो अंटार्कटिक आप कॉन्टिनेंट है हमारा, तो उसके इर्द गिर्द वाला जो पानी है ना उसको कह रहे हैं ये फिफ्थ ओशियन। तो उसकी लिमिट कहां तक है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, डिफाइंड बाय इट्स अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। तो अंटार्कटिक के इर्द गिर्द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट बहता है, तो इस करंट से लेकर आगे बर्फ तक जो पानी है उसको कह देते हैं हम पांचवा ओशियन। ओके जी। द करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट पश्चिम से पूर्व की तरफ बहता है, किसके इर्द गिर्द, अंटार्कटिका के इर्द गिर्द। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको आपने गूगल से मैप पर देख लेना है। आगे है जी ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन इज ए शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। जब ये सिस्टम में जाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा जब हमने ग्लोबल वार्मिंग गैसेस वगैरह पढ़ रहे थे भी, कैसे ब्लैक कार्बन भी काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, पर ये कुछ दिनों तक ही एटमॉस्फेयर में रहता है, बाद में सेटल हो जाता है, इसलिए इसके द्वारा की गई ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, पर फिर भी इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है ब्लैक कार्बन का। दीज आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब काफी समय, कम समय तक रहता है एटमॉस्फेयर में। पोल्यूटेंट दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है किसके लिए, टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना, बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कोई दूसरा है सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाला कोई कसूरवार है तो वो है ब्लैक कार्बन। पर क्योंकि ब्लैक कार्बन गैस नहीं है, तो इस शब्द को आपने ध्यान में माइंड में रखना है। तो अगर एग्जाम में गैसेस पूछी गई है तो उस हिसाब से अपना माइंड लगाना है। ब्लैक कार्बन गैस नहीं है, पार्टिकल है। अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ब्लैक कार्बन इज क्विकली वॉश्ड आउट एंड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इफ एमिशन स्टॉप। तो ये क्या है, जल्दी ही सेटल हो जाता है। इट इज ऑल्सो ए लोकलाइज सोर्स विद ग्रेटर लोकल इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट भी क्या होता है, लोकल, जहां से निकलता है चिमनियों से ब्लैक कार्बन, तो उसके आसपास वाले एरिया पर ही इफेक्ट करता है। गैसेस का क्या है ना कि गैसेस काफी दूर तक फैल जाती हैं, तो ब्लैक कार्बन लोकल इम्पैक्ट करता है। जैसे जहां पर ईंटें बनती है, ईंटों का भट्ठा हो गया, उसके आसपास इंडस्ट्री, जैसे प्राइमरीली ब्रिक किल्न्स, ईंटें बनाने वाला भट्ठा, एंड रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल। तो घरों में भी जो हमारे लकड़ी वगैरह या गोबर के उपले है ना जलाए जाते हैं, दे टुगेदर अकाउंट्स फॉर 45 to 66% ऑफ रीजनल एंथ्रोपोजेनिक ब्लैक कार्बन डिपोजिशन। तो बेसिक इसका मेन कौन है, ईंटों का भट्ठा और घरों में जलाया जाने वाला ईंधन, वो 50-60% इसका मेन सोर्स है ब्लैक कार्बन का। फॉलोड बाय ऑन रोड डीजल फ्यूल्स। तो उसके बाद किसका नंबर आता है, डीजल फ्यूल का, क्योंकि डीजल भी कोई बहुत साफ फ्यूल नहीं होता। पेट्रोल बहुत साफ होता है, डीजल इतना साफ नहीं होता, तो इससे फिर उतने ही कण ब्लैक कार्बन के ज्यादा निकलते हैं। ठीक है जी। एंड ओपन बर्निंग जो क्या है, लेस देन 3% है। तो आपने ये याद रखना है, ईंटों के भट्ठे और रेजिडेंशियल जो सॉलिड फ्यूल है इससे सबसे ज्यादा निकलता है। तो इनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि ब्लैक कार्बन का सोर्स सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे है जी डिपॉजिट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एक्ट इन 2 वेज। ये भी एक बात है कि ऐसा ब्लैक कार्बन ना दोहरा काम करता है ग्लोबल वार्मिंग करने में। इसके 2 तरह के इफेक्ट है, पढ़ते हैं देखो। हैसनिंग द पेस ऑफ ग्लेशियर मेल्ट बाय डिक्रीजिंग सरफेस रिफ्लेक्टेंस ऑफ सनलाइट। देखो जब ब्लैक कार्बन एक तो जब ऊपर रहा हवा में, तब इसने काफी सूरज की किरणें अब्सॉर्ब की, एक बात। तो जब ये बर्फ पर सेटल हो गया, याद रखना कि जो व्हाइट कलर है, जो हल्का कलर होता है, वो ज्यादा सन की रेज को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है जी। पर जितना कलर गहरा होता है ना, जैसे काला है ब्लैक कार्बन, काले रंग का, वो उतना ही सूरज की गर्मी को, सूरज की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। तो जब ये
पार्टिकल्स अपने आइस के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर सेटल हो जाते हैं, तो ये उतना ही, पहले क्या था ग्लेशियर व्हाइट, अब क्या है उसके ऊपर ब्लैक कार्बन जम गए, तो व्हाइट की अल्बीडो ज्यादा थी, अल्बीडो मतलब रिफ्लेक्टेंस, कितनी एनर्जी आई और उसका कितना भाग रिफ्लेक्ट कर दिया। पर अब क्या है, रिफ्लेक्शन कम होगी और ब्लैक कार्बन अधिक अब्सॉर्ब करेगी हीट, रेडिएशंस, तो उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स और ज्यादा पिघलेंगे, एक बात। एंड बाय रेजिंग एयर टेम्परेचर, और दूसरा क्या है कि जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तब भी क्या करते हैं, काफी ज्यादा रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वहां पर भी उसने गर्मी की, और जब ये सेटल हो गए तब भी इसने गर्मी की और ग्लेशियर को ज्यादा पिघलाया। ठीक है जी। आगे है जी हीट डोम। इट इज एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर दैट पास ओवर ए रीजन लाइक ए लिड ऑन ए पॉट ट्रैपिंग हीट। तो बेसिकली ये एरिया ऑफ हाई प्रेशर होते हैं जो काफी ज्यादा हीट अपने में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो एक हिसाब से हम कह देते हैं, देखो जी हीट का डोम बन गया, तो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। आगे है जी बायोटेक किसान प्रोग्राम। जरा समझो कैसे, किसान के साथ रिलेशन है और बायोटेक टेक्नोलॉजी देनी है। टू कनेक्ट साइंस लैबोरेटरीज विद द फार्मर्स, जो साइंस में आपने नए नए आविष्कार किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाना है, किसानों तक पहुंचाना है, सो दैट टू फाइंड आउट इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो नए नए प्रकार के आपके सॉल्यूशंस आपको जो है लेबोरेटरी में आपने पैदा किए हैं वो फार्मर तक पहुंचाने हैं। टू बी अप्लाइड एट फार्म लेवल्स, ताकि हमारे जो सारे ये है इनोवेटिव सॉल्यूशंस अप्लाइड किए जाए खेतों में। तो यही है बायोटेक किसान। बायोटेक किसान हब्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, तो ऐसे हब बना दिए गए हैं। ठीक है जी। आगे है जी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हमने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी क्या होता है, बागवानी बेसिकली आपके फूल, सब्जियां, फल ये सब पैदा करने। अंडर दिस स्कीम, इसके कई आगे डायमेंशंस है, आपने मेन ऊपर से हमने पढ़ लेने हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो आपको मेन पता होना चाहिए। देखो एक मेन मिशन हो गया ओवरऑल, उसी के अंदर क्या है सब मिशन है, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, सिंपल हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दो। हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, तो जब जो पहाड़ी एरिया है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन है ना, तो उसके लिए फोकस करो। फॉर सिंपली आप याद कर लो, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस वाला मिशन है, मान लिया। नेशनल बैम्बू मिशन है, बैम्बू के ऊपर फोकस्ड वाला मिशन है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना दिया, एक बॉडी बना दी ताकि इसकी देखरेख हो सके, इन कामों को हम ढंग से एग्जीक्यूट कर सके। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोकोनट के लिए एक बोर्ड बना दिया। ठीक है जी। ऐसे ही बस लेमैन के में आपने कुछ ना अपने लिए शब्द याद कर लेने हैं। हाँ जी हाँ जी, नेशनल हॉर्टिकल्चर के ऊपर बोर्ड बना दिया, सिंपल आप ऐसे याद करोगे, इनके नाम रट्टा लगाओगे तो बोलने के आसार रहेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, एक सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट बना दिया। ठीक, और किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके लिए। तो ये सब काम क्या है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो एक और चीज है जी हमारे प्रोजेक्ट चमन है, ये पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट चमन किससे रिलेटेड है। फॉर बेटर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट, भी हॉर्टिकल्चर की कितनी संभावना है एक एरिया में, उसकी असेसमेंट करनी। डेवलपमेंट थ्रू रिमोट सेंसिंग, GIS एंड फील्ड सर्वे, तो वहां की असेसमेंट हम कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके। टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग और GIS आ जाएगी, और खुद जाकर वहां का फील्ड सर्वे करना। ठीक है जी। आगे है जी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, हाइड्रोलॉजी मतलब पानी, इसके ऊपर प्रोजेक्ट है, तो क्या कहते हैं जी, सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसके लिए सहयोग दे रही है। टू इम्प्रूव एक्सटेंट, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ टारगेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। बेसिकली किसके ऊपर फोकस्ड है, भी हमारे पास कितने वाटर रिसोर्स हैं, ठीक, उनकी क्या क्या क्वालिटी है, उन सब की इंफॉर्मेशन हो, और जो हमारा वाटर रिसोर्स है उसका ढंग से हमने मैनेजमेंट करनी है। ठीक है ना, बस इतना सिंपल ही, बस पानी के ऊपर फोकस्ड है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन किसके सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, बस।
आगे है जी पीएम वन धन योजना। जो हमारा वन है वो एक है ना, वन से प्राप्त होने वाली चीजें, वस्तुएं, वहां से प्राप्त होने वाला धन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ट्राइबल अफेयर्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पीएम वन धन योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है जी। एज नोडल डिपार्टमेंट एंड ट्राइफेड, ट्राइबल फेडरेशन एज नोडल एजेंसी एट सेंट्रल लेवल। तो एजेंसी मेन कौन सी हुई? जो ट्राइबल वाली एजेंसी है, ट्राइबल फेडरेशन वाली, ट्राइफेड, ये हमारी नोडल एजेंसी होगी। इसके अंतर्गत ये वाली योजना है। अंडर दिस वन धन विकास केंद्र, वन धन के विकास के लिए केंद्र खोले जाएंगे। विल बी एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। ठीक, स्किल की अपग्रेडेशन करनी है, ठीक है जी, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है? उनको अच्छे ढंग से इंफॉर्मेशन देनी, और जो उनको कुछ टूल्स वगैरह चाहिए वो मुहैया करवाने, बेसिकली उनको कैपेसिटी को और बिल्ड करना, इन सब के लिए ट्रेनिंग देनी। एंड स्केलिंग अप ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज। देखो, ट्राइबल एरिया में कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लो कि पहाड़ों में आपको मधुमक्खी का छत्ता मिला, अब ट्राइबल लोग वहां से मधुमक्खी से शहद तो निकाल लेंगे। अब वो शहद बहुत अधिक गुणकारी भी होगा, क्योंकि वो पूरा जंगल वाला शहद है। पर इन बेचारों को ये नहीं पता होगा कि इसको हम ब्रांडिंग करके, प्रोसेसिंग करके, है ना, और इसको प्रॉपर पैकेजिंग करके इसको कैसे मार्केट तक ला सके। तो इन सब चीजों के लिए ना ओवरऑल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, और उनको प्राइमरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन वाली फैसिलिटियां भी दी जाएंगी। ये बात है वन धन योजना, ताकि जो वन का धन है उसको अच्छे ढंग से यूज करके मार्केट में बेचकर ये जो ट्राइबल्स हैं अपने लिए अपना फायदा कर लें, अपने लिए प्रॉपर रिम्यूनरेशन मतलब पैसा कमा लें। इट सीक्स टू क्रिएट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स। तो वो वाला जो प्रोडक्ट्स है, वन का जो धन है, उसके लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटीज वहां उपलब्ध करवानी। इन्वॉल्विंग बिग कॉर्पोरेट्स अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत वहां के जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी साथ में लाना। क्योंकि देखिए, ट्राइबल्स ने वहां से मान लो शहद निकाल लिया, वो शहद एक कीमत पर, ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉर्पोरेट को दे दे, जहां कॉर्पोरेट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे, अपना ब्रांड लगा दे, ऐसे आपस में ले देकर। होल आइडिया ऑफ वन धन विकास केंद्र इज टू क्रिएट ए मार्केट फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कौन से प्रोड्यूस के लिए? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक, वाइल एंश्योरिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो वहां की जड़ी बूटियां, ये सब क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं। ये सब बेचकर ट्राइबल्स को पैसा मिले, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिले ही मिले। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।